मुझे ये लगता है कि एजुकेशन में एक ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड, पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो ये ट्रायंगल अगर इनकम्प्लीट होगा तो बच्चे का जो है ग्रोथ डेवलपमेंट भी इनकम्प्लीट होगा। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं प्रतिमा सोनी खबरशय.com के माध्यम गुरुदेवो भव की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिवादन करती हूँ और बहुत खुशी के साथ आपको बता रही हूँ कि सूरत शहर की एक जानी मानी संस्था वनिता विश्राम स्कूल के जिसके प्रिंसिपल है ज्योतिका रामनानी, जो आज हमारे बीच उपस्थित है, तो हम आज उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। थैंक यू। ज्योतिका मैम ने बहुत वर्षों तक एजुकेशन फील्ड में अपना योगदान दिया है, तो आज की जर्नी हम उनके साथ उसकी जो स्कूल की जर्नी रही है और उन्होंने जो एजुकेशन फील्ड में अपना योगदान दिया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योतिका मैम, आप अपना परिचय हमारे दर्शक मित्रों को दीजिएगा। जी ज़रूर। नमस्ते, मैं ज्योतिका रामनानी। जैसे प्रतिमा मैम ने बताया कि मैं वनिता विश्राम में हूँ। मैं कुछ सालों से वनिता विश्राम में हूँ एज ए प्रिंसिपल और मेरा एक्सपीरियंस टोटल 24 साल का रहा है। मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ, जयपुर से। वहाँ मैंने द पैलेस स्कूल, वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना करियर स्टार्ट किया। वो स्कूल जो अपने जयपुर की प्रिंसेस है उनका स्कूल है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो प्रेजेंट महाराज हैं जयपुर के, पद्मनाभ सिंह, वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। वेरी गुड। यस। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? और आपने बताया कि 24 साल से आप एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए हो, तो क्या आपका एजुकेशन गुजरात में ही है कि आपका एजुकेशन की जर्नी कैसे कैसे रही और कौन से स्कूल में रही? हाँ जी मैम, जैसे मैंने बताया कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा एजुकेशन टोटली जयपुर से हुआ है और पुणे से हुआ है। जयपुर से मैंने मेरी स्कूलिंग करी, कॉलेज करा। मैंने जो है वहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स किया है। उसके बाद मैंने छोटा सा MBBS का भी कोर्स किया जो कलकत्ता से है, लेकिन शादी हो गई तो मैं वहाँ पे इंटर्नशिप नहीं कर पाई। वो मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में किया था। फिर शादी के बाद मैं पुणे गई, पुणे से मैंने B.Ed किया, तो मेरे पास B.Ed का डिग्री है। फिर मैंने मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया था जब मैं जयपुर थी, न्यूजीलैंड से वो कोर्स किया हुआ है मैंने। तो ऐसा मेरा जर्नी चल रहा है एजुकेशन का। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे डिग्री कोर्सेज एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे किए हैं। मैम, आपने बताया कि आपने MBBS का भी एक कोर्स किया है जी, और साथ में अपने एजुकेशन का भी कोर्स किया है। दोनों फील्ड अपने हिसाब से बहुत नोबल और बहुत अच्छी है, तो फिर आपने अपनी जर्नी MBBS में क्यों आगे नहीं बढ़ाई और एजुकेशन फील्ड में ही क्यों आगे बढ़ाई? मैम, मेरा पैशन शुरू से ही, क्योंकि मेरे पापा वो खुद एक एजुकेशनिस्ट है, वो भी जयपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुके हैं। इसलिए मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं डॉक्टर या फिर एजुकेशनिस्ट, मेरे दोनों ड्रीम्स थे। तो अगर मुझे डॉक्टर बनना था तो मुझे MBBS करना था, जो मैं MBBS मैंने किया भी, लेकिन वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में था जो मैंने कलकत्ता से किया है। वो रेगुलर कोर्स नहीं था क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन में था। लेकिन फिर बाद में इंटर्नशिप के लिए कलकत्ता जाना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उस दौरान मेरी शादी हो गई और मुझे पुणे शिफ्ट होना पड़ा। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन में शुरू से ही था और मैंने काफ़ी सारा तब तक एजुकेशन में पढ़ लिया था और जॉब भी स्टार्ट कर लिया था जयपुर में। फिर मैंने B.Ed किया पुणे यूनिवर्सिटी से। आपका एजुकेशन पुणे से बिलोंग है और अभी आप जो वर्क कर रहे हैं वो गुजरात में कर रहे हैं, तो मे बी इसके अंदर डिफरेंस तो होगा ही जी। तो आपके हिसाब से उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस लग रहा है? मैम, पुणे और गुजरात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पुणे आपको पता है कि उसको एजुकेशन का हब बोलते हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो सब पुणे में है। यहाँ से लोग कहीं से भी एजुकेशन लेके पुणे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपनीज़ का एजुकेशन का हब है। थोड़ा सा डिफरेंस अभी कम हुआ है। जब मैं नई गुजरात आई थी तब मुझे बहुत वास्ट डिफरेंस लगता था क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स भी इतने ही एजुकेटेड हैं, उनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड है क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग वहाँ का वैसा ही है। उनका जो लैंग्वेज है, मोड ऑफ लैंग्वेज है, वो भी जितना हो सके वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो बच्चे को वैसे भी कहीं पे भी वो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है
सूरत में आके मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा एजुकेशन कम है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल मार्केट्स हैं, तो यहाँ पे जो भी है वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं, उन्होंने ज़्यादा फील्ड अपना जो है बिज़नेस में लगाया है। और बिजनेसमैन्स को छोटे से उनको दिमाग में ऐसे ही होता है कि हमें बिज़नेस में जाना है, तो वो इतनी शायद पढ़ाई को ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन ये बात मैं 13 साल पहले की कर रही हूँ, तब मैं पुणे में थी। अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है सूरत की स्टडीज़ में। पुणे के हिसाब से अभी आप करंट वनीता विश्राम स्कूल में काम कर रहे हैं जी। तो आपने उसके अंदर कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जी कि जो सूरत में नहीं हो रहा है और सिर्फ आपके स्कूल के अंदर ही हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत वास्ट रह चुका है और मैंने मॉन्टेसरी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है न्यूजीलैंड से। तो हमारे स्कूल में एक्चुअली मॉन्टेसरी का कोर्स चलता है, लेकिन उसमें और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत थी। अभी हमने उसको टोटली मॉन्टेसरी वे ऑफ लर्निंग किया है। मॉन्टेसरी एक बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और इफ़ेक्टिव वे ऑफ लर्निंग है मैम, क्योंकि उसमें ऐसे आपके पास चीज़ें होती हैं जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो वो उसके सीखने से एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी आपको पूरा न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ के दिखा सकता है, अगर हम उसको प्रॉपर वे में पढ़ाई करवाएं तो। जिसमें जो भी हम पढ़ाई करवाते हैं वो प्ले वे मेथडोलॉजी के हिसाब से होती है। आप देखिएगा, बच्चे को हम कभी भी बुक देंगे, उसको कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। हमें भी नहीं आता है, हम भी अभी बुक पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन प्ले वे लर्निंग उनको इंटरेस्ट जगाता है और वो खेलते खेलते कब सीख जाते हैं उनको भी पता नहीं लगता है, और वो हमेशा उनको याद रहता है बिकॉज उन्होंने मन से सीखा, याद किया है। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किया है मैम। एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि एक्सपेरिमेंट्स मतलब वो साइंटिस्ट ही करते होंगे ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स का एक हमने किया है इम्प्लीमेंट, जो कि उनके लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे टेलीफोन वो कैसे बचता है तो हम ग्लास के थ्रू उनको बताते हैं। वॉल्केनो बर्स्ट कैसे होता है वो हम उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताते हैं। एयर हैज़ उसका कोई शेप नहीं है, एयर हमें नहीं दिखता है, वो एक्सपेरिमेंट में हमें बहुत सारी लिस्ट है एक्सपेरिमेंट्स की, वो हमने इंक्लूड किया है। मतलब कि आपने बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ थ्रू और अलग अलग मैथोडोलॉजी के साथ आप अपने बच्चों को पढ़ा रही है, जो कि आजकल के बच्चों के लिए नीडफुल भी है और बहुत ज़रूरी भी है, जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आप अपनी स्कूल को चला रहे हो। जैसे आप अभी बताया कि प्री प्राइमरी स्कूल आप अभी चला रहे हो, वैसे भी बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उसको संभालना और बड़े बच्चों को संभालने के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे आपने बताया कि आपके एक्सपीरियंस के अंदर आपने बड़े बच्चों के साथ भी काम किया है और अभी प्री प्राइमरी किड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपको कुछ दिक्कत आई? हाँ मैम, दिक्कत तो एज सच नहीं आई है, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है कि हम छोटे बच्चों को कैसे डील करते हैं और बड़े बच्चों को हम कैसे डील करते हैं। छोटे बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, हम बोलते हैं भगवान का रूप है, उनको हम थोड़ा डांट भी सकते हैं और उनको समझाओ तो समझ भी जाते हैं, और उनको अगर नहीं समझना है तो वो नहीं समझते हैं। और बड़े बच्चों में थोड़ा सा ईगो वाली चीज़ आ जाती है, हम उनको ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, उनको हमें वो लेवल पे जाके समझाना होता है, जो कि आजकल थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ काम करने में अलग ही मज़ा है, बिकॉज़ उनके साथ जो रेपो, जो अटैचमेंट डेवलप होता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। आप खुद सोचिए, आपके प्री प्राइमरी में जो आपकी टीचर या प्रिंसिपल रही होगी वो आपको आज तक याद होंगी, लेकिन आपकी प्राइमरी या हायर में जो टीचर्स हैं वो कम याद रहती हैं, बिकॉज हमारा उनके साथ एक रेपो बन जाता है, एक हार्ट टू हार्ट अटैचमेंट हो जाता है। तो छोटे बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा है मैम। गुड। जैसे कि आपकी यूनिक कुछ मैथोडोलॉजी चल रही है तो उसके हिसाब से आपको टीचर ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करना पड़ता है जी। तो वो कैसे आप करते हैं कि जिससे तुम्हारे टीचर आपका जो विज़न है वो फुलफिल कर सके? यस मैम, हम टाइम टू टाइम जो है अपने टीचर्स को टीचर ट्रेनिंग कोर्स देते रहते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी उनकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स लेती हूँ। जैसे ही हम कोई बुक इम्प्लीमेंट करते हैं या NEP आया है अभी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग हम टीचर्स को डिफरेंट जगह पे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स में और वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जो NEP पे या और बहुत सारे मेथड्स पे टीचर्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम अपने टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो वहाँ पे जाए और लर्न करें। वेरी गुड। प्री स्कूल के बच्चे हैं और जब बच्चों का ग्रोथ हमें चाहिए तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना भी नेसेसरी है, तो आपको आपकी स्कूल से पेरेंट्स का कैसे सहयोग मिलता है?
पेरेंट्स का मैम, मुझे ये लगता है कि एजुकेशन में एक ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड, पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो ये ट्रायंगल अगर इनकम्प्लीट होगा तो बच्चे का जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट भी इनकम्प्लीट होगा। तो पेरेंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट टीचर पेरेंट्स होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, एंड टीचर्स आर द सेकंड मदर्स टू द चाइल्ड। तो मैम, हम जितना स्कूल में उनको पढ़ाते हैं उतना बहुत अच्छा होता है, लेकिन पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर जाके बच्चों को वही चीज़ें थोड़ा और उनको प्रैक्टिस कराए। होमवर्क क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि बस जो टीचर ने आपको सिखाया है आपने घर सिर्फ उसको ही याद करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। पेरेंट्स का एक और रोल है कि वो बच्चे से रोज़ पूछे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, टीचर ने क्या बोला, क्या सीखा। हालांकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बट देन ऑल्सो अगर वो उनसे पूछेंगे नहीं तो वो बोलेंगे नहीं। एंड स्पीकिंग इज़ द फर्स्ट स्किल, जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। अब जब आपने ये बात की है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ जो अभी के एरा में बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चे हैं तो फास्ट लाइफ हो रही है, सबके पास टाइम नहीं है। तो ये छोटे बच्चे को टाइम कितना देना चाहिए मम्मी पापा को? मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं ये सबको बोलना चाहूँगी कि आजकल मोस्टली दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग। और हमारे यहाँ सूरत में, गुजरात में तो कम ये कॉन्सेप्ट है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाइए तो वहाँ पे तो पेरेंट्स पूरा दिन बच्चों से मिल ही नहीं पाते हैं। दे जस्ट लीव देयर किड इन अ क्रेच एंड दे गो फॉर द वर्क। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्टिल द पेरेंट्स आर वर्किंग। अभी हमारे इंस्टीट्यूट में ही 80% पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 घंटे दें, लेकिन जितना टाइम दे रहे हैं क्वालिटी टाइम दें, उनको पढ़ाएं, सिखाएं और उनसे बहुत सारी बातें करें। दैट्स इट। दूसरी एक अभी दिक्कत आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं या मम्मी को परेशान करते हैं, तो मम्मी के पास एक टूल है, जो मोबाइल, जो मम्मी उसको पकड़ा देती है और फिर वो अपने खुद के काम में लगी रहती है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं छोटे बच्चों के लिए? यस मैम, ये प्रॉब्लम का सलूशन एक्चुअली ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ कोरोना टाइम से। कोरोना में इट वॉज आवर नीड, ये हमारी नीड थी कि हम मोबाइल के थ्रू बच्चों को एजुकेशन दें, बिकॉज तब से ही ऑनलाइन स्टडीज़ का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो नीड थी उसको हमने अभी नेसेसिटी बना दिया है। और मदर्स के लिए तो ये एक भ्रूम है कि ठीक है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल देखते देखते इसको जो खिलाते जाओ वो खाता जाएगा। बट आई थिंक इसको मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स है तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी है। हम मोबाइल में स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर दें बच्चों का, उनको हम जितना दिखा रहे हैं उतना ऐसा दिखाएं कि उनके काम में हो। सेकंड थिंग, हमने हमारी क्लासेस में भी ऐसे इम्प्लीमेंट किया है और पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं। हमने रीडिंग कॉर्नर्स बनाए हैं कि जैसे ही बच्चा फ्री है, द चाइल्ड विल गो टू दैट कॉर्नर, वो कोई भी अपनी पसंद की बुक उठाएगा और उसको देखेगा, पढ़ेगा, वॉटएवर, लेकिन वो बुक उसके हाथ में होनी चाहिए। तो छोटा सा मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने घर में एजुकेशनल टॉयज़ और बुक्स ज़रूर रखिए। आप बच्चे को धीरे धीरे हैबिट डालिए, और कुछ नहीं, आप बच्चे को सिर्फ इतना बोलिए कि आप बुक उठाओ एंड जस्ट सिट विद द बुक। भले उसको पढ़ना नहीं है, बट द चाइल्ड विल हैव द हैबिट, शी विल डेवलप द हैबिट टू सी द बुक एंड टू रीड द बुक। इससे उनका स्क्रीन टाइम बहुत हद तक कम हो सकता है। पहले के ज़माने में जैसे दादा दादी और नाना नानी के साथ बच्चे स्टोरी करते थे और बहुत एंजॉय करते थे और बहुत सारी सीख मिलती थी। तो स्टोरी की बच्चों की लाइफ में क्या वैल्यू है? स्टोरीज़ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है उनकी पूरी लाइफ के लिए। आप जब बच्चे थे, हम ऐसी स्टोरीज़ है जो हमने बचपन में सुनी थी और वो आज तक स्टोरीज़ हमें याद है वर्ड टू वर्ड। और हम किसी भी चीज़ में अटकते हैं तो काफ़ी बार वो स्टोरी का सीख, जो मॉरल है, वो हमें याद आता है। हमने प्ले वे लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया, फिर हमने इनेक्टमेंट और स्टोरी टेलिंग भी किया हुआ इम्प्लीमेंट। उसमें मैम हम लोग जो है बच्चों को स्टोरी के थ्रू ही समझाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और वो उसका मॉरल क्या है। अगर वो कहीं, दीज आर द बेसिक एथिक्स, इसको गुड मैनर्स भी बोलते हैं, कि हमें किसी के साथ सेल्फिश नहीं होना है, हमें शेयरिंग करना है, हमें थैंक यू बोलना है। स्टोरीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे की स्टडीज़ में। एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी स्टोरी नेसेसरी है जी। और उससे आई कांटेक्ट, मोरल्स, बहुत सारी कुछ चीज़ें डेवलप्ड होती है।
एनईपी की आपने बात की कि आप एनईपी आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट की है, तो आपको क्या लगता है कि एनईपी के अंदर ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे हैं और उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे? यस मैम, एनईपी एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट 2020 से ही हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारे अभी भी स्कूल्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है या जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, काफ़ी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी बुक्स भी एनईपी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास आ रही हैं। एनईपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैम। एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया है कि आपको बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करवाना है कि आप रटाफिकेशन करो और इसको एग्ज़ाम दे के आओ, नहीं। एनईपी के अकॉर्डिंग बच्चे को सोचना है, समझना है और फिर अपने वर्ड्स में उसको उसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें प्ले वे लर्निंग आ गया है ना, एक्सपेरिमेंट लर्निंग आ गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आपने जैसे बताया स्टोरी, तो स्टोरी के थ्रू लर्निंग आ गया, एंड दे कैन डेवलप देयर ओन स्टोरीज, दे कैन राइट देयर ओन आंसर्स। दैट मीन्स ट्रेडिशनल लर्निंग मेथोडोलॉजी से हमें बाहर निकल के कुछ नया हमारे बच्चों के लिए करना है। 24 ईयर्स की आपकी जर्नी अप्रॉक्सीमेटली रही है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके लिए है जो आपको लाइफ टाइम याद रहा है और जिससे बच्चे का कुछ पॉजिटिव हुआ हो? मैम बहुत सारे हैं, इतनी बड़ी जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है कि हमारे पास एक बच्चा आया था जब मैं पुणे में थी। वो बच्चा मैम कुछ भी नहीं बोल सकता था, नॉट इवन दैट चाइल्ड कैन नॉट स्पीक इवन मदर, माँ भी नहीं बोल पा रहा था। बट पेरेंट्स को कोई होप नहीं था कि वो कभी बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, बट दैट चाइल्ड वॉज फिट एंड फाइन, उन्होंने सब दिखाया था। स्कूल में आते ही टीचर एक रोल मॉडल होती हैं, और इससे ही साबित होता है। टीचर ने हमने इतनी मेहनत करी कि वो बच्चा विद इन 8 months बोलने लग गया, एंड द पेरेंट्स वर टू हैप्पी। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने बताया कि छोटे बच्चों के साथ हमें काम करना है, तो पेरेंट्स कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करता है जी, कि मेरा बच्चा ये कर सकता है, दूसरा बच्चा उससे ज़्यादा कर सकता है, तो मेरा बच्चे को एक ही दिन में उसको सब आना चाहिए। तो ये कंपैरिजन किस हद तक सही है? मैम एक्चुअली कंपैरिजन कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन सिर्फ डिग्री हासिल करना और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेना तक ही सीमित नहीं होती है। एजुकेशन इज़ योर ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन पेरेंट्स अभी भी, और आपने जैसे बोला काफ़ी एजुकेटेड पेरेंट्स भी हैं जो अभी भी यही मानते हैं कि अगर मेरे बच्चे के मार्क्स इस बच्चे से कम आए तो मतलब मेरा बच्चा कम है। बिल्कुल भी नहीं है। एनईपी की मैं बात करती हूँ, एनईपी इसीलिए इम्प्लीमेंट किया गया है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट लेवल अलग होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स अभी देने लग गए हैं, वो इसीलिए है कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट साइंस में हो सकता है उसका हिंदी में हो। तो यही है कि कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन आपने जहाँ किया, वो बच्चे को जो आता है वो डाउन हो जाता है, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। सूरत सिटी में बहुत सारी स्कूल हैं जी, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी स्कूल यूनिक क्यों है और आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं बच्चों को कि सब आपकी स्कूल को ही सिलेक्शन में ले कि हमें यही स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन लेना है? मैम वनीता विश्राम की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले हमारा स्कूल इसलिए यूनिक है बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट this college and largest whatever see we have the so many buildings over there, इतने एकर्स हमारी ज़मीन है। कैंपस, द लार्जेस्ट कैंपस इन सूरत, इतना बड़ा कैंपस है नहीं, फुल ऑफ लश ग्रीन एनवायरनमेंट। सेकेंड इज़ वी आर विमेन ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन, हमारे स्कूल में ओनली गर्ल्स हैं। और अभी एक ये बहुत प्राउड की बात है कि वनीता विश्राम हैज़ द फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी इन गुजरात। तो यहाँ पे बच्चा प्ले ग्रुप से आके यूनिवर्सिटी तक, एक ही छत के नीचे वो यूनिवर्सिटी तक यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। सेकंड बात ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और फीस अगर हम देखें, जो फाइनेंशियल जो पेरेंट्स इतने साउंड नहीं है, दे कैन ऑल्सो पुट देयर चाइल्ड इन वनीता विश्राम, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर भी बहुत नॉमिनल है विथ अटमोस्ट फैसिलिटीज़। जो फैसिलिटी हमें बहुत अच्छे स्कूल्स में मिल रही है, स्मार्ट क्लासेस हैं, अच्छे टीचर्स हैं, एजुकेशन पैटर्न्स है, बुक्स है, कुरिकुलम है, एवरीथिंग दे विल गेट इन वनीता विश्राम।
वनिता विश्राम से हम सब कुछ जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि आप हमारे दर्शकों को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं दर्शकों को, स्पेशली पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीवन। किसी के साथ हम कंपेयर नहीं करें और बच्चे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करें। आपकी बातें, आपका प्रोत्साहन बच्चे में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और किसी भी चीज़ के लिए बच्चे को फोर्स नहीं करें। आप जहाँ फोर्स करेंगे वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा। तो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर फ्री लाइक बर्ड्स, वो बटरफ्लाइज की जैसे। आप उनको बस प्रोत्साहित करते रहिए, उनको आगे बढ़ने की आप अच्छी सोच दीजिए और अच्छी बातें बताइए। थैंक यू। बहुत सच्ची बात की मैम ने कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, तो कंपैरिजन तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो स्किल्स है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमें उसको एक अच्छा एजुकेशन देना है और एक अच्छा ह्यूमन बनाना है। तो यही डेवलपमेंट हमें हमारे छोटे से बच्चे के से चालू करके उसको आगे तक ले जाना है। तो हम खबर6.com की ओर से मैम का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि आपने आपका कीमती समय है हमें दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।